हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 18 मार्च 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने किसे सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया? तो जो आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने कमल वली को अपना सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें डिटेल में, तो हाल ही में कमल वली को आईसीआईसीआई बैंक के सुरक्षा संचालन प्रमुख यानी कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का प्रमुख नियुक्त किया गया है। साइबर सुरक्षा और आईटी संचालन में इनको 18 से भी अधिक वर्षों का अनुभव है। कमल वली जो है ये बैंक के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और रणनीतियों का ये नेतृत्व करेंगे। साथ ही साथ ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा और सुरक्षित बैंकिंग सेवाओं को भी इनके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका से पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने का आग्रह किया? तो कौन सा देश है? तो जाहिर सी बात है पोलैंड में परमाणु हथियारों को तैनात करने का आग्रह किया जा रहा है। तो ये पोलैंड के द्वारा ही इसका आग्रह किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि पोलैंड ने अपने देश में अमेरिका से आग्रह किया है कि हमारे देश में सुरक्षा प्रदान की जाए और पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात किए जाए ताकि रूस जो है उससे बचा जा सके, क्योंकि हाल ही में अभी रूस और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी वजह से जो पोलैंड है उसके वहाँ भी डर का काफ़ी ज़्यादा माहौल है और ये डर रहा है कि कहीं हमारे यहाँ भी हमला ना हो जाए। तो इसके लिए इसने अमेरिका से ये आग्रह किया है कि हमारे यहाँ भी परमाणु हथियारों को तैनात किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में बचाव किया जा सके। तो पोलैंड के राष्ट्रपति ने अमेरिकी परमाणु हथियारों को पोलैंड में तैनात करने का आग्रह किया है। पोलैंड यूरोप के मध्य में बसा देश है और यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है उसमें ये डरा हुआ है कि क्योंकि रूस से, बेलारूस और यूक्रेन से इसकी जो सीमाएं हैं वो लगती हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर डर का माहौल भी बना हुआ है कि कहीं हमारे यहाँ भी हमला ना हो जाए। बात करें तो यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस को लेकर के डर का माहौल पोलैंड में बना हुआ है। इससे पहले भी 2022 में वह अमेरिका से पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने की अपील कर चुका है। आगे अगर बात करें पोलैंड की, तो आप देख सकते हैं यूरोप का मैप है और यहाँ पर ये पोलैंड स्थित है। ये है पोलैंड और इसकी राजधानी होती है वॉर्सो और ये पोलैंड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रसिया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रूस है, ये यहाँ पर ये बेलारूस है और ये यूक्रेन है। तो इसकी जो सीमाएं हैं इस देशों के साथ में लगती है और रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। तो ये डर रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारी सीमा है वो रूस से लग रही है, तो हमारे यहाँ भी किसी भी प्रकार की कोई हमला ना कर दे। तो इसलिए इसने अमेरिका से आग्रह किया हुआ है कि उन हमलों से बचने के लिए पहले से ही परमाणु हथियार हमारे यहाँ तैनात कर दिए जाए। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुबई में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बन गया है? तो जो भारत है वो दुबई में शीर्ष एफडीआई यानी फॉरेन कह सकते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का स्रोत जो है वो भारत बन गया है। फर्स्ट पोजीशन पर भारत है। तो इंडिया बिकम्स द टॉप सोर्स ऑफ एफडीआई इनटू दुबई, यानी दुबई में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है इसमें भारत अग्रणी बना हुआ है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भारत टॉप पोजीशन पर आ गया है। इसने अमेरिका, फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड के एफडीआई मार्केट्स डेटा के अनुसार दुबई लगातार चौथे वर्ष ग्रीन फील्ड एफडीआई परियोजनाओं के लिए दुनिया का शीर्ष गंतव्य बना हुआ है। 2024 में दुबई में कुल एफडीआई का 21.5% अकेले भारत से आया है, यानी कि टोटल अगर 100% माना जाए तो उसमें 21.5% अकेले जो एफडीआई है वो भारत से आया हुआ है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 जो कार्यक्रम है वो शुरू किया? तो जो ये पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया। इस जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो युवा लेखकों यानी 30 वर्ष से जो कि कम जिनकी आयु है उनको पढ़ने लिखने, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित करना और साथ ही भारतीय साहित्य को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी एनबीटी
इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी भी है, यानी शिक्षा मंत्रालय के साथ ये भी मिल करके इस कार्यक्रम को लॉन्च कर रहा है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट लोगो में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया? यानी पहले जो रुपया होता था वो रुपए का जो प्रतीक ये होता था, इसके स्थान पर इसने अपने तमिल भाषा का जो प्रतीक है वो स्थापित किया है। तो अपने बजट में लोगों के रूप में रुपए के स्थान पर तो ये किया किसने है? क्योंकि तमिल भाषा में किया गया है, तमिल प्रतीक शामिल किया गया है, तो तमिलनाडु में ही होगा। ऑप्शन नंबर बी पर इसका सही जवाब हो जाएगा। और इस समय काफ़ी ज़्यादा ये जो सुर्खियों में बना हुआ है, ये रुपए के लोगों को हटा करके तमिल प्रतीक को शामिल करने के लिए ये तमिलनाडु काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। डिटेल में बात करिए तो तमिलनाडु सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर, जहां पर पहले ये रुपए ऐसे लिखा हुआ था, उस स्थान पर तमिल अक्षर में अब इस प्रकार से इसका उपयोग कर लिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड का प्रयोग किया गया है तमिल भाषा में। बात करें इसका जो इस्तेमाल है वो केवल देवनागरी के इस्तेमाल से बचने के लिए है, यानी कि जो देवनागरी हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उससे बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इस समय ये चर्चे में बना हुआ है, हिंदी और तमिल वाला मामला ये बन चुका है। बात करें तो जो ये तमिल में जो ये लोगो या कह सकते हैं ये अक्षर इस्तेमाल किया गया है, इसको रुबाई कहते हैं और ये मुद्रा के लिए तमिल शब्द को दर्शाता है, यानी कि तमिल शब्द में मुद्रा को इस तरीके से लिखा जाता है और इसे रुबाई के नाम से जानते हैं। बात करें इस लोगो में, यानी कि जो ये लोगो जारी किया गया है उसमें एल्लारकुलम एल्लाम, यानी इसका अर्थ होता है सबके लिए सब कुछ का भी नारा दिया गया है, जो समावेशिता का विचार व्यक्त करता है। इस प्रकार से तमिलनाडु सरकार के द्वारा रुपए के लोगो के स्थान पर अब इस प्रकार का लोगो का उपयोग किया गया है उनके बजट में। बात करें जो रुपए का ये लोगो है, ये लोगो आखिर बनाया किसने था? तो नाम है उनका उदय कुमार ने ये लोगो तैयार किया था। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, खासकर एसएससी के एग्जाम्स या रेलवे के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो जो रुपए का लोगो है इसको उदय कुमार ने बनाया हुआ था और उसका इस्तेमाल अब रुपए के लोगो के रूप में किया जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का वन क्षेत्र बढ़ करके कितने प्रतिशत हो गया है? तो भारत का वन क्षेत्र में थोड़ा विस्तार हुआ है और बढ़ करके ये 25.17%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर इसका सही जवाब हो जाएगा, इतना हो गया है। बात करें अगर हम तो हाल ही में भारत का वन क्षेत्र बढ़कर 25.17% हो गया है। भारत में वन क्षेत्र जो बढ़ करके अब 8,87,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। वर्तमान में बात की जाए तो होना कितना चाहिए, तो लगभग 33.33% पर वन होने चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी कुछ बढ़ोतरी हुई है और अब ये 25.17% तक पहुंच गया है। यह जो वन क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हुई है वो 2015 में जो दर्ज किया गया था, कह सकते हैं 2015 में जो दर्ज हुआ था 7,94,245 वर्ग किलोमीटर, उसकी तुलना में 24.16% की तुलना में अब ये अधिक हो चुका है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो देश का जो पहला स्थायी कलाग्राम है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल में बात करें तो संस्कृति मंत्रालय ने प्रयागराज में स्थायी कलाग्राम बनाने के लिए जिला प्रशासन से 6 से 7 एकड़ जमीन की मांग की है। इसके अंतर्गत प्रयागराज के नगवा सूखी में 10.24 एकड़ में सांस्कृतिक गांव कलाग्राम की स्थापना की जाएगी। बात करिए अभी हाल ही फिलहाल में भारत जो था वो वैश्विक पर्यटन रैंकिंग वर्ष 2014 में 65वें स्थान से बढ़कर वर्ष 2024 में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। ये भारत की पोजीशन हुई है वैश्विक पर्यटन रैंकिंग में। कुछ सुधार देखने को मिला हुआ है जो कि रैंकिंग में दिखाई पड़ता है, क्योंकि 2014 में ये 65वें स्थान पर था और वर्ष 2024 में ये 39वें पोजीशन पर आ गया है, क्योंकि लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। इस प्रकार से इसकी रैंकिंग में भी सुधार हो रहा है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो जो जल स्थिरता सम्मेलन है इसका जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन NDMC कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया गया और ये कब हुआ? तो 12 मार्च 2025 को इसका उद्घाटन किया गया, या कह सकते हैं इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने किया और इसके तहत
4 आर पर जोर दिया गया, 4 आर, जिसमें से आर, एक आर का मतलब रिड्यूस, दूसरे आर का मतलब रीयूज, तीसरे आर का मतलब रिसाइकिल और फोर्थ आर का मतलब था रिचार्ज। इस पर जोर दिया गया, यानी 4 आर को अपनाने पर जोर दिया गया है। आगे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, सीधे पॉइंट वाइज हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो माथो नागरंग महोत्सव है ये कहाँ पर बनाया गया, तो हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन ये है कि जो माथो नागरंग महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो माथो नागरंग महोत्सव का आयोजन लद्दाख में व्यापक रूप से मनाया जाने वाला भविष्य वक्ताओं का ये एक प्रमुख त्योहार है। तो इसका आयोजन लद्दाख में किया जाता है और ये आध्यात्मिकता और भविष्यवाणी के एक अनूठे संगम का प्रतीक है। माथो एक प्रकार का मठ है जिसे मंगत्रो गोम्बा के नाम से भी जाना जाता है। एक तिब्बती बौद्ध मठ है माथो मठ, जो लद्दाख में और सिंधु नदी के तट पर स्थित है, यानी लद्दाख के पास जो सिंधु नदी बहती है उस सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है और इसी के यहीं पर माथो नागरंग महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जो नंबरिंग है उसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुई है, क्वेश्चन नंबर 10 ही है ये। और विश्व पैरा एथलेटिक्स जो ग्रैंड प्रिक्स है इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन हुआ। कब, तो 11 से 13 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया और यह पहली बार था जब भारत ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी की। इस 3 दिवसीय आयोजन में जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, ब्राजील, रूस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित 20 से अधिक देशों के जो पैरा एथलीट थे इन्होंने इसमें भाग लिया और इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई और भारत में ये नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।